नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। वर्दी पर कालिख और पुलिस की एस्कॉर्ट में मादक पदार्थ की तस्करी, ये सुनने में बड़ा अजीब नहीं लग रहा है? जो वर्दी पर कालिख और पुलिस एस्कॉर्ट में मादक पदार्थ की तस्करी, अभी बिहार से जुड़ा हुआ नेपाल का सीमा है, चाहे वो मोतिहारी हो, रक्सौल हो, मधुबनी हो, अररिया है, कटिहार, पूर्णिया, कई सारे ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर या कहें बांग्लादेश बॉर्डर या कहें एक तरह से बंगाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जो तस्करी का मुख्य रास्ता है। सरकार इसको लेकर के गंभीर भी थी। फरवरी महीने में या कहें अक्टूबर या नवंबर महीने में देश के गृह मंत्री भी आए थे और उन्होंने किशनगंज में बैठक भी की थी। बॉर्डर पे एसएसबी के जवानों को कहें जो एक तरह से संबोधित भी किया था और कई तरह के बिहार के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारी भी गए थे वहाँ और वहाँ पे उन्होंने बैठक भी की और काफ़ी कड़ाई से इस सख्ती को लागू करने का प्रयास किया। बात भी कहा। लगातार उसके बाद से बिहार में जो एसटीएफ का जो नारकोटिक्स सेल है, लगातार प्रतिदिन कहीं न कहीं छापेमारी कर नारकोटिक्स की बहुत बड़ी खेप रोज़ बरामद कर रहा है और कहे पूरे बिहार में इसकी बरामदगी हो रही, चाहे मोतिहारी में हो या मधुबनी में हो या समस्तीपुर। इवन सबसे अधिक बरामदगी पटना में हुई है और पटना में गजब का बरामदगी कहें जो यहाँ 500 किलो, 400 किलो, 5 किलो से कम हेरोइन और शुगर कहें जो स्मैक की बरामदगी नहीं हो रही है। इसमें एसटीएफ का नारकोटिक्स सेल का जो इंफॉर्मेशन ग्रुप है वो इसमें बेहतर काम कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य आया जब मधुबनी के बासोपट्टी थाना का 112 का जो मोबाइल था, वो एक गांजा 400 किलो से अधिक से गांजा के भरे हुए गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहा था। एस्कॉर्ट कर रहा था मतलब उसके आगे आगे चल रहा था ताकि उसको कोई पकड़े नहीं वो। लेकिन एसटीएफ के जो थे नारकोटिक्स सेल के पदाधिकारी, उनके पास सटीक जानकारी थी जो नेपाल के रास्ते लगभग 419 किलो का गांजा बिहार में प्रवेश कर रहा है और मधुबनी के रास्ते होते हुए बासोपट्टी से होते हुए वो कहें मधुबनी, मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली के बिदुपुर तक जाएगा। वहाँ किसी साहनी के परिवार ने इसको खरीदा था, जैसे कहे वो भी नाम है मेरे पास उसके। तो उसके बाद ये जाना था 112 के चालक पकड़े गए। 112 में 2 चालक मधुबनी के बासोपट्टी में, एक विजय एक विकास, दोनों की गिरफ्तारी होती है। कुल 11 लोग इस मामले में नेम्ड होते हैं और उस चालक ने स्वीकार किया जो मुझे मधुबनी बॉर्डर से फ़ोन आया था जो 112 नंबर की गाड़ी को लेके आप नेपाल की तरफ बढ़िए और जयनगर से होते हुए बासोपट्टी रोक जाता है। जयनगर बहुत बड़ा मार्केट है, नेपाल से जुड़ा हुआ है और वहाँ तस्करी की वहाँ संभावनाएं रहती हैं, होती भी तस्करी, शराब की हो या गरम मसाले की हो या यूरिया की हो। जिसकी तस्करी मतलब जो नेपाल को चाहिए वो इंडिया से जाता है, जो इंडिया को चाहिए वो नेपाल से आता है। इस तरह की वहाँ पे तस्करी होता है क्योंकि अमूमन मैं भी उसी इलाके से मैं रहने वाला हूँ और मैं उस इलाके से को जानता भी हूँ। तो 112 का ड्राइवर एस्कॉर्ट करके ला रहा था। आनंद फानंद में बड़े अधिकारियों को एसटीएफ ने इसको पकड़ा। एसटीएफ ने पकड़ा और स्टेट पुलिस को यहाँ थाने में किया। जिले के एसपी पहुँचते हैं दौरे हुए, जिले के क्षेत्र के डीआईजी पहुँचते हैं, दोनों पहुँचते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा, क्योंकि 112 का जो गाड़ी है वो अगर एस्कॉर्ट करके ला रहा है मादक पदार्थ को, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम, कारनामा नहीं क्राइम। एसपी पहुँचते हैं और वहाँ पे चालक समेत मतलब कहें जो थानेदार को सस्पेंड करते हैं, एडिशनल एसएचओ को सस्पेंड करते हैं और 112 के जो प्रभारी हैं उनको भी सस्पेंड करते हैं। तीन के निलंबन के साथ कुछ गिरफ्तारियाँ, सात गिरफ्तारी होती है और इसके बाद पूरे थाने के 20 लोगों का तबादला उस थाने से हटा दिया जाता है। जितने भी लोग थे, मुंशी से लेकर संतरी, पहरा, ड्यूटी, जितने भी लोग 22 लोग थे, 20 लोग थे, 22 लोगों का तबादला उस थाने से कहे जो एक तरह से जहाँ तहाँ उनको कभी किसी को रहिका में, किसी को अरेड में, किसी को मधुबनी टाउन में, किसी को लदनिया में, किसी को अंधराठाड़ी में, मतलब ऐसे करके कई जगहों पर लोगों का तबादला, 20 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है और दूसरे अन्य थानों से बासोपट्टी थाना में लोगों को पोस्ट किया जाता है। अब जिसकी रखवाली में मतलब बिल्ली के कहें जो बिल्ली को अगर दूध की रखवाली देंगे तो फिर दूध कैसा और कितना बचेगा, यही है। क्योंकि पुलिस 2016 में शराबबंदी लागू हुई और शराबबंदी के बाद लोग कहते हैं जो सूखा नशा का दौर चला और पिछले 2-3 वर्षों से पूरे बिहार को कहीं जो सूखे नशे में अपने गिरफ्त में ले लिया। इसलिए पुलिस को आगे आकर इसको ख़त्म करना होगा। अब
आज की खबर में आज के अखबारों में, एक समाचार पत्रों में एक खबर है, जो मदन सहनी बिहार के डीजीपी से नाराज हैं। आखिर क्यों? पहले मदन सहनी को समझ लीजिए। मदन सहनी अपने आप में एक विवादित नाम है। मदन सहनी जिस विभाग में रहते हैं, उनके एसीएस से उनको नहीं पटता। पिछली सरकार में वो कहें जो खाद्य उपभोक्ता माफ़ कीजिएगा, समाज कल्याण मंत्री थे। समाज कल्याण मंत्री रहते हुए उस विभाग के जितने भी एसीएस गए, उनसे किसी को नहीं पता, क्योंकि सीडीपीओ का विभाग है। सीडीपीओ का जून में तबादला होता है और हर सीडीपीओ, क्योंकि सबकी इच्छा रहती है जो अपने चॉइस पोस्टिंग, अपने चॉइस जिला, अपने इच्छा अनुसार अपनी इच्छा डिस्ट्रिक्ट में जाएं, उस हिसाब से सीडीपीओ की पद की कहें जो एक तरह से वहाँ पर नीलामी होती है। और जो अच्छे एसीएस हैं वो इसमें भाग नहीं लेते और ये उसमें भाग किसी को लेने भी नहीं देते हैं। रूठ जाते हैं मंत्री जी रूठ जाते हैं। रूठ के 5-5 दिन तक विभाग जाते नहीं, अपने ही ज़िले में रह जाते हैं। उसके बाद जब ये हाई तौबा मचता है, फिर भागते हुए आते हैं दरभंगा से, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो विभाग के पदाधिकारी के साथ बहुत अच्छा संबंध है, अच्छा चल रहा है। उसके बाद रूठ जाते हैं। रूठने के बाद सरकार उनको मनाने के लिए एसीएस का ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ, एक एसीएस से मंत्री जी को पटा, क्योंकि उस एसीएस को न सीडीपीओ से मतलब था, न विभाग के काम से मतलब था। उस एसीएस को केवल मतलब था जो वो अखबारों के पहले पन्ने पे विभाग के कामकाज के कहें वर्षन के साथ पहले पन्ने पे मीडिया में बने रहें। ये एसीएस से उनका पटा। और एसीएस इन दिनों बिहार में है भी नहीं। सरकार सत्ता बदलने के 4 दिन पहले ही वो दिल्ली का टिकट ले ली और दिल्ली में अभी है उन दिनों। उन्होंने अपने रहते उस कहें जो समाज कल्याण विभाग और महिला विकास निगम, एक का कल्याण की, दूसरे का विकास किया और विकास करके वो आईएएस अफसर निकल लिए दिल्ली। तो मदन सहनी जी नाराज हैं। मदन सहनी जी चाह रहे थे जो उनके जो मद्य निषेध विभाग की जो बैठक होती है उसमें बिहार के डीजीपी हिस्सा लें। भाई, जब उसके लिए अलग से एडीजी हैं, उसके लिए अलग से विभाग है, उसके लिए पहले सीआईडी था, सीआईडी के अंतर्गत था मद्य निषेध, उसके बाद कहें जो मद्य निषेध स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बन गया, उसके लिए पूरा अलग अमला जमला है। जब उसके लिए एडीजी रैंक के पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, एक अलग से बल है उसका, तो अगर इस तरह की बैठकें, अगर समाज कल्याण विभाग की बैठक में महिला उत्पीड़न पे लोगों को लगे जो डीजीपी को जाना चाहिए, शराब वाले में लगे जो डीजी को जाना चाहिए, नक्सल वाले में लगे जो एसटीएफ वाले को डीजीपी क्यों नहीं आए, तो ऐसे क्राइम के कितने सारे हेड हैं, उसकी अलग अलग अगर बैठकें होए और सब चाहे जो डीजीपी उनकी बैठकों में जाए, तो डीजीपी के पास कहें जो पुलिस विभाग का विकास, प्रमोशन, लॉ एंड ऑर्डर, कई तरह के वीवीआईपी ड्यूटी, सीएम का ड्यूटी और पीएम का भी आगमन होता है, कई सारे काम रहते हैं। तो मदन सहनी इन दिनों नाराज हैं। मैं इसलिए इसमें इस चीज़ को जोड़ा, तो अगर मदन सहनी नाराज हैं तो सूखे नशे की भी जिम्मेदारी उनकी है। तब वो अपने कंधे पर ले, जो बिहार में सूखा बरसा व सूखा नशा के लिए क्या केवल 112 का एस्कॉर्ट जिम्मेदार है? क्या उस इलाके के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है जो लोगों में जागरूकता फैलाए? क्या मंत्री, इसी एनडीए सरकार के एक मंत्री अभी उसी क्षेत्र में बासोपट्टी में गए थे तो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, तो पब्लिक में आक्रोश तो है ही, और आक्रोश इसी तरह के हमला से निकलता है। लेकिन मेरा न मदन सहनी से कोई ताल्लुक था, न मंत्री के एस्कॉर्ट पर हमला से। मेरा ताल्लुक था जो पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस की कहें जो अभिरक्षा में वर्दी, मादक पदार्थ की तस्करी, पुलिस के संरक्षण में, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। ठीक है, आपने एसएचओ को निलंबित किया, पूरे थाना को हटा दिया, लेकिन बॉर्डर इलाके के सभी थानों की निगरानी अब बहुत ज़रूरी है। मैंने जयनगर और बासोपट्टी के बारे में कई सारे अधिकारियों को पहले ही जानकारी दी थी जो वहाँ इस तरह का गंदा खेल चल रहा है। तो कुछ तो वहाँ से हटे और कुछ अपने आप अपने हाथ से अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर बैठे। तो लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाकों में एक थाने का एक टाइम है जिसमें गश्ती दल बदलता है। रात्रि 10 से 11 के बीच में, 10 बजे जो शाम की गश्ती है वो 10 बजे रात तक लौटती है और 11 बजे रात्रि गश्ती निकलती है। वो 1 घंटा जो है वो कहे जो पुलिस फ्री इलाका रहता है। तो उस 1 घंटे के अंदर ही जो कहे जो शराब की जो खेप आती है, जो मेरी जानकारी है,
उस 1 घंटे के अंदर ही वो ट्रक अनलोड होता है इलाकों में, अगर जिन इलाकों में आता है। और जो भरा हुआ ट्रक जो आता है उसके पीछे 207, 407 ई रिक्शा, ऑटो, बाइक, एम्बेसडर, फिएट सभी तरह की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं और ट्रक वाले को पुर्जा दिया जाता है और ट्रक वाले उन सबको उसी हिसाब से वो सामान दिया जाता है। मतलब मुश्किल से आधे घंटे में वो जो पूरा ट्रक है अनलोड होकर के आराम से अपने गंतव्य स्थान तक कहें जो वो कट करके अपने आप पहुंच जाता है। तो ये खेल है, ये खेल ऐसा नहीं है जो केवल मैं जानता हूँ, ये खेल सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इसको जान के भी अनजान बने रहते हैं। दर्शकों कैसा लगा आप तो अपना कमेंट दीजिएगा ही, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगली खबर के साथ आप तक फिर पहुंचेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।